अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सियासी जमातें जो हैं वो मुतहर्रक हो चुकी हैं और अब आप गलियों मोहल्लों में जाएं तो आपको कॉर्नर्स मीटिंग भी होती दिखाई दे रही हैं और इसके साथ साथ पैनाफ्लेक्सिस की बहार भी आना शुरू हो गई है। आज मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो भी मैदान अमल में उतरी है और मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो आज ओकाड़ा में उन्होंने जलसा आम से खिताब किया है। मौसर जलसा था, कसीर तादाद में लोग मौजूद थे और वो आज गरजी भी हैं और बरसी भी हैं। ज़ाहिर है उनका हदफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बानी हैं। उनका ये बात कहना था कि दहशतगर्द जमात को सियासी निशान नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि उनको जान लेना चाहिए, ना तो सहूलतकारी रही है और ना ही सहूलतकार रहे हैं। अब उनको जो सहूलियात मुयस्सर थीं वो अब दस्तयाब नहीं है और अब मामलात जो हैं वो दोबारा वापस मतवाज़न सियासी सतह के ऊपर जो हैं वो आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में डंडा था जिसको उन्होंने बिला तफरीक सब के लिए इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे जिस तरीके से रियासती इदारे के ख़िलाफ़ जो कुछ किया वो यकीनन अफसोसनाक है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उन्होंने उसी बयानिए को दोहराया कि वो आकर महंगाई को भी ख़त्म करेंगे, लोगों की सहूलतों के लिए भी काम करेंगे और ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं, वो काम की अलामत हैं, वो डिलीवर करने की अलामत हैं और अब वो चौथी मरतबा जो हैं वो आ रहे हैं। उनका ये कहना था कि ये लोग एहतसाब करते हुए फ़िरौन बने हुए थे और अब ऐसे जूतियाँ छोड़कर भागे हैं कि समझ में नहीं आ रही है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी अपने एजेंडे को लेकर मुतहरिक हैं और ज़ाहिर है इस वक्त वो सिंध में सरगर्म अमल हैं, लेकिन वो पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ को घुस कर मारने की बात कर रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि पंजाब जो है अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और अब जो सियासी लड़ाई होगी वो मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तितर बितर है और इसमें शाखसाना उनका अपना है, किया धरा उनका अपना है। अगर वो वक्त पर अपने मामलात को दुरुस्तगी की जानिब रखते और ये ना समझते और उनको ये गुमान ना होता कि कानून भी वही है, हुक्म भी उन्हीं का चलेगा, हाकिम भी वही हैं, ताकत भी वही है, मकबूल भी वही हैं, सब कुछ वही हैं और जो कहेंगे वैसे हो जाएगा, अगर वो इस गुमान में ना रहते तो आज सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ होती। सियासत जो है वो ज़ाहिर है कि उसके अंदर कहीं पर सर झुकाना पड़ता है, कहीं पर सर उठाना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ रही है। दीगर जमातें भी इलाकाई सतह पर ज़ाहिर मुतहरिक हो चुकी हैं। इंतखाबात के हवाले से जो बेयकीनी की कैफियत थी वो भी अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। प्रिंटिंग प्रेस को जो है बैलेट पेपर्स की छपाई का कह दिया गया है और ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन जो है अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त जो सियासी माहौल और सियासी फ़िज़ा है उसमें बतदरीज पहले ही पोलराइजेशन थी, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है और देखने की बात यह है कि ये इंतखाबात जो हैं इसमें से क्या चीज़ जो है वो निकल कर सामने आती है और किस तरीके से जो है मामलात दुरुस्तगी की तरफ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त दिखाई ये देता है कि आसिफ अली जरदारी की मुफाहमत की पॉलिसी खामोश है और बिलावल भुट्टो जरदारी का जारहानापन जो है वो नुमायाँ हो रहा है। सियासी हवाले से तवाज़ुन और उसमें फ़ाहम व तफ़हीम और उसमें मामला फ़हमी के ज़रिए आगे बढ़ने का एक सिलसिला लेकर पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत जो है वो आगे बढ़ी थी, लेकिन लगता ये है कि वो भी इस सारी सूरत हाल से मायूस हो गए, लेकिन वो भी अपने हलके में इस वक्त सरगर्दा हैं। हमें भावलपुर से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीजन पॉलिटिशियन हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है आपको इस इलेक्शन के अंदर एक तलखी या तुंदी या तेज़ी किस हद तक जाती हुई दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लेकिन सर मैं तो हल्के में नहीं आया हुआ, मैं तो अपने इलाके में आया हुआ हूँ और अपने इलाके के लोगों के साथ गपशप लगाता हूँ, मिल रहा हूँ। मैं कोई इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ा और ना ही मेरा इस वक्त कोई ऐसे अमल के अंदर कोई इंटरेस्ट है। नहीं, मैंने हल्का इस सेंस में कहा कि आप उधर ही पाए जाते हैं और वो आपने एक अपना घर, सियासी पेडिस्टल तो बनाया हुआ है। हाँ तो घर यही है। तो जो आपका सवाल है वो ये है कि गालबन आपने यही पूछा ना कि इस वक्त की सियासी सूरत हाल क्या जी है, जी। ये आपने। हाँ जनाब, इस वक्त की सियासी सूरत हाल तो ये है कि सुंजिया उजड़ गलियां ते विच बिरदा यार फिरे। ठीक है ना जी। मैंने तो पहले भी ये कहा था कि इलेक्शन को रेफरेंडम बनाने की कोशिश हो रही है, तो अब मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त ये रेफरेंडम जो है ये पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान लाने का कोशिश हो रही है। जो एक सिक्के के एक ही रुख हैं, दोनों वो इकट्ठे ही होंगे और उनके दरमियान कुछ नहीं है। और जहां तक सवाल है पीटीआई का, तो उनका बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन और अदलिया ने उनसे छीन लिया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मैं आज इलाके में फिरता रहा हूँ, तो मुझे ये महसूस हुआ है कि वो बैलेट पेपर से तो कालबन उन्होंने हटा दिया है, लेकिन वो दिलों के अंदर चला गया है लोगों के ना। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि आइंदा ये दिलों पे लगा हुआ बल्ला जो है ये क्या रुख अख्तियार करता है और इसके जो है सियासी नताइज क्या निकलते हैं। अब बाकी जहां जी जी, अब जहां इस देखें, सवाल इसमें ये है, मैंने एक बात की थी अपने इंट्रो में भी कि अगर आप, हम ये उमूमन कहते हैं कि अपने कागजात जो हैं वो दुरुस्त रखें, अपने बिल्स आपने पे किए हुए हों, अपनी चीज़ें, अपना टैक्स, अपना सब कुछ, वो फाइल जो है, ज़िम्मेदार लोग ऐसा ही करते हैं, सियासी जमातों के लोग भी ऐसा ही करते हैं। अगर 2021 से इलेक्शन कमीशन शुरू हुआ है कि आप इंतखाबात करवा लें और उस वक्त आप चूँकि फायज़ थे सोच की उस सतह पर जहां सभी कुछ आप थे, तो इसमें इलेक्शन कमीशन या अदलिया का तो कोई कसूर नहीं है ना। आपने नहीं इलेक्शन करवाए, आप तैयार ही नहीं हुए क्योंकि आप समझते ही नहीं थे कि कोई आपको चैलेंज कर सकता है। नदीम, ऐसे है ना कि मैं तो इसके बारे में इतना ही कहूंगा कि है ये गुम्बद की सदा जैसी कहे वैसी सुने। मतलब ये है कि 2018 में हमने देखा है, 2018 में हर उल्टा काम जो था वो सीधा हो जाया करता था। ठीक है ना जी, हमारे पे भी प्रेशर था कि उनके साथ हो जाओ। ठीक है ना जी। और आज वही जो पहिया है वो घूम के दूसरी तरफ पीडीएम की तरफ आ गया या नवाज पीएमएलएन की तरफ आ गए और वो इस वक्त सारे जहान को गलत कह रहे हैं, बिल्कुल जैसे पहले खान साहब भी कह दिया करते थे कि जी ये किया फला चोर। हम कहते थे यार किसी को चोर ना कहो, चोर वही होता है जिसको अदालत चोर करे, लेकिन वो सब कुछ चोर कहते थे। अभी वही हाल है कि अब ये सबके सब जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बड़ा ही गलत हो गया, कोई किसी ने बहुत ही बड़ा जुर्म कर दिया। वो जुर्म जो मतलब त्यारों के अगवा से शुरू होके और जनाब कहाँ कहाँ से होता हुआ कहाँ कहाँ से आ रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जहां तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है, इसके अंदर जो तादीबी कार्रवाई हो रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन जो एक पॉलिटिकल पार्टीज का और वोटर्स का मुहाफिज इदारा है, वो जो है वो अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर जो है वो वैसे सलूक, और ये सलूक जो है सेनेट के इलेक्शन में पीएमएलएन के साथ भी हुआ था पिछली दफा, और मतलब वो और कोई जस्टिफाइबल नहीं था और उस वक्त भी जायज उसके लिए जवाब गालबन उनके लिए मौजूद थे जो कि उनके मुखालिफ थे और वो बैठ के डिफेंड किया करते थे उसको, जैसे अभी आप भी डिफेंड कर रहे हैं। तो बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में मैं जिस चीज को महसूस कर रहा हूं वो ये है कि हमारा रास्ता, जो सियासी रास्ता, मुस्तकबिल का रास्ता, मुल्क का रास्ता, वो तो था मफाहमत। ठीक है ना जी। लेकिन मफाहमत के रास्ते में हमारे सियासी रहनुमाओं के जाती मफादात और उनकी जिसे कहते कज फहमी और उनकी कन्विक्शन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट जो है वो इसके या अपनी खानदानी मरूसियत के लिए या अपने बच्चों की सियासत के लिए या अपने अपने अख्तियार को परपेचुएट करने के लिए वो हर चीज से गुजरे हुए हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जो मुल्क के अंदर माहौल है उसमें किसी को गलत कहना और किसी को सही कहना वो बड़ा एक मुश्किल है। हिम्मत अब काम दुरानी है। साहब, एक सवाल मैं ज़रा मेरे बीच में आपसे पूछना चाह रहा हूँ,
और उसके बाद फिर आगे वापस आऊँगा पॉलिटिक्स की तरफ। देखिए, सब जमातें जो हैं वो इस वक्त वादे कर रही हैं। पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो एक ज़माने में 1 खरब 500 अरब रुपए की मुराद से को इस्तेमाल कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। अब ये बढ़ के 3,500 अरब पर पहुंच गया हुआ है मामला। पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो तो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, जिसका हिस्सा हमारी रूलिंग एलीट और हुक्मरानी करने वाले तमाम तबकात जो हैं वो उसके अंदर शामिल है, जिसका जहाँ पर दाव लग जाए। अब ऐसी सूरत हाल में जो वादे किए जा रहे हैं और मौजूदा जो हमारी सूरत हाल है, आपको लगता है कि इसमें कोई डिलीवरी हो पाएगी? तो तीन भाई, डिलीवरी का तो मैं आपसे क्या कहूं कि, और इन वादों का मैं आपको क्या कहूं। ये तो ऐसे लोगों के वादे हैं जिनको सुबह याद नहीं रहता कि शाम को उन्होंने क्या कहा था। ये तो उन लोगों का वादा है और उनसे वादा है जिनकी उनके नजदीक एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस वक्त। कोई जो पॉलिटिकल पार्टी जो बाकी मानदा इस वक्त मैदान में है, वो पब्लिक की ओपिनियन पे बैंक नहीं कर रही, वो अपनी सिलेक्टेबिलिटी पे बैंक कर रही हैं। वो इस वक्त वोटर की तरफ नहीं देख रही, वो अपनी सिलेक्टेड होने की अथॉरिटी की तरफ देख रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर इलेक्टेबल्स, सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स, जिनका जिनका बारे में वो ये समझते हैं कि वो तो जीत ही जाएंगे हर सूरत में। और जो इलेक्टेबल्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमें तो जिता ही दिया जाएगा हर सूरत में। तो इसी तरह यही कैफियत पहले भी थी, यही कैफियत आज भी है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, मेरी ओपिनियन तो बड़ी फेयर है। मैं समझता हूं कि पिछली दफा सिलेक्टेबिलिटी ने 3 साल गुजारे या 4 साल गुजारे या 3.5 साल गुजारे। इस वक्त की जो सिलेक्टेबिलिटी है वो मुझे नहीं पता कि 3 साल गुजारेगी कि नहीं गुजारेगी, क्योंकि अवाम, आप लोकल बॉडीज का इलेक्शन मुल्क में नहीं कराते, आप अवाम को डेवलपमेंट के फंड्स नहीं देते, आपका कोई वादा पब्लिक के लिए नहीं होता, आपका सारे का सारा जो एजेंडा है वो अपने खानदान की सियासी इस्तेहकाम। आप बताओ, आपका अगर आप समझे आपका प्रोग्राम मुस्तकबिल का क्या है तो वो मरूसियत है, और आपकी माजी की अचीवमेंट्स क्या है, आपके गैर मुल्की मतलब असासे हैं सो कॉल्ड। मतलब ये है कि ऐसी सूरत हाल में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसके बारे में मैं क्या कहूं। नहीं, पब्लिक, इसमें आप सवाल ये देखिए है क्या लगता मोहम्मद है अली दुरानी कि साहब, अपने ऑफिस से देखिए। ब्रेक आप बाहर चले जाए, जी। आप बाहर जाके एक चौक पे खड़े हुए किसी आदमी से पूछ रहे हैं कि यार तुम इनके वादों के बारे में क्या कहते हो, इनके बारे में क्या कहते हो, वो तो इन लोगों को जो इलेक्शन लड़े अपने नुमाइंदे ही नहीं समझते। नहीं, वो तो वो मोहम्मद मोहम्मद अली समझते हैं कि दुरानी साहब, आपका ये जो आर्गूमेंट है, आपका ये जो आर्गूमेंट है, देखिए जाहिर है, पहले यहीं से शुरू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दो सियासी जमातें हैं, दो सियासी हकीकतें हैं। पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। 2018 में दोनों पार्टियों के साथ, ख़ास तौर पे नून लीग के साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज भी जब ओकाड़ा में मुस्लिम लीग नवाज का जलसा हुआ है तो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है वो मौजूद थी। बिलावल भुट्टो साहब जाते हैं, लोग मौजूद होते हैं। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी लोगों की एक वाबस्ती है। अब ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये रन ओवर है, बाकी जो उनके साथ लोग हैं वो कहीं अवाम तहलील हो गए हैं, ये ख़त्म हो गए हैं। सर देखिए, बात यह है कि माजी में अगर आपको इस चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई कि आप किसी इंतखाबी निशान को हवा में उड़ाएं, एक वक्त महसूस हुई थी जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे। वजह ये थी कि उस वक्त अगर इस इकदाम के बगैर इलेक्शंस हो जाते तो उसमें हर सूरत में पीएमएलएन ने जीतना था सेनेट के अंदर। तो उनकी जीत को हार में बदलने के लिए उनका इंतखाबी निशान उड़ा दिया। इस वक्त जितने भी सर्वेस थे वो ये बता रहे थे कि अगर इलेक्शंस पहले तो फेयर एंड फ्री हुए नहीं हुए आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, और जो सारा अमल था वो कितना ट्रांसपेरेंट था आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो अब की जो सूरत हाल थी, जब भी कोई इंतखाबी निशान हवा में उड़ाया जाता है तो मतलब ये होता है कि जलसे तो बड़े हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे होंगे, मैं इनकार नहीं करता। शायद इतने बड़े हों कि कभी तारीख में ना हुआ हो, बल्कि हर जलसा ही तारीखी होगा, और इतने वोट भी शायद निकल आए संदूकचियों में से जितने के कभी पड़े ही ना हो। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको इस अमल में दाखिल होने से पहले
आपको अपने मुखालफिन को जेलों में बंद करना पड़े, उनके उम्मीदवारों को उठाना पड़े, उनके इंतखाबी निशान को उड़ाना पड़े, उनके उनके जो कागजात नामजदगी हैं उनको फाड़ना पड़े, और इसके बाद जब आप इलेक्टोरल प्रोसेस में से विक्टोरियस निकलेंगे तो अल्लाह ताला आपको विक्ट्री दे, और वो विक्ट्री जो है वो आपको कितना अख्तियार देगी, कितना अवाम की मैंडेट आपको देगी, ये वक्त के फैसले होंगे। अब मैं तो इसमें से नहीं, मोहम्मद अली दुरानी साहब, इसमें से मैंडेट जो भी निकले, हाँ, कोई भी हुकूमत बने, मतलब जो रही साढ़े पौने 4 साल और फिर जो रही 16 महीने, उन दोनों को इकट्ठे एक जैसे ही रवैये का और एक जैसे ही रद्द अमल का सामना करना पड़ा था। एंड पे कहाँ पे मकबूलियत थी, सारे ज़िमनी इलेक्शन हार चुके हुए थे, सब कुछ था, 16 महीने ने आके क्योंकि वो एक खराबी का तसलसल हुआ। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, लोगों को ये दिलचस्पी जो है वो इसमें है कि क्या वो 1.25 करोड़ लोग जो गुर्बत से मज़ीद नीचे चले गए हैं, वो मिडल क्लास जो इस वक्त सुकड़ती चली जा रही है, और वो गरीब लोग जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी से भी आजिज़ आए हुए हैं, हमारा मुआशरा ज़रा एक डिफरेंट उसके ऊपर चलता है, तो शायद भूखा सोने वाला ना मिले, लेकिन वो उस मुआशरे के इखलास का नतीजा है कि ऐसी सूरत हाल है। लेकिन मजमूई तौर पर गुर्बत जो है वो यकीनन तकलीफ़ देह है, उसको कितना दूर किया जा सकता है, असल चीज़ तो ये है। देखिए नदीम, इसके लिए तो मैं आपको बताऊं, इस गुर्बत से लड़ने के लिए, इस गुर्बत से अवाम को बचाने के लिए तो इस वक्त पाकिस्तान में जो एक काम हो रहा है वो मैं समझता हूं कि वो अल्टीमेट है। SIFC का जो इनिशिएटिव है, उसके नतीजे में जो जो भी प्रोजेक्ट मैं अपने इलाके में देख के आ रहा हूँ हो रहे हैं, वो एक डिसिप्लिन में हो रहे हैं, वो एक सही सिमत में हो रहे हैं, और उसके पॉजिटिव नताइज जो हैं वो हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह देखेंगे भी, इसलिए मैं उस बारे में पुरुमीद हूँ। अब आप आ जाए जमहूरियत की तरफ। देखें, या तो सिंपल सी बात है कि आप हैंड ओवर कर दें ये इकोनॉमी के मसले और ये तमाम जो इश्यूज हैं, ये इदारों के हवाले करें, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले करें, जिस तरह वो अब लेके चल रहे हैं इसको, स्पेशल इनिशिएटिव को इसी तरह से वो लेके चले। दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हम तो जमहूरी हैं, और हमने जमहूरियत कहती है कि आप उस हुकूमत को मानो जो हुकूमत अवाम के वोटों से आए। अवाम के नाक पे भी टेप लगा दो उनकी, और मैं अभी भी आपको बता दूं कि शायद ये KPK में इलेक्शन ही ना करवाएं अभी भी। वजह इसकी ये है कि इनके हाथ में पब्लिक का जो सपोर्ट का जो लेवल होना चाहिए वो नहीं है। लिहाजा मुझे तो इनसे कुछ नहीं है, मुझे उनसे भी, मैं तो उनका भी मुखालिफ था, इनके भी इस रवैये का मुखालिफ हूं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉलो फेल के तजाद से तंग आया हुआ एक इंसान हूं। मैं तो जो मतलब खानदानी मरूसियत के मारी हुई सियासी पार्टियां हैं उनसे मैं तंग आया हुआ हूं। मैं आमरीत के मारे हुए लीडरों से तंग आया हुआ इंसान हूं, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। और मैं ये समझता हूं कि आप जमहूरियत को खैर बात करें, आप मईशत लेकिन की बात करें। लेकिन 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 मोहम्मद अली दुरानी साहब, आमरीत का तो आप बहुत मौसर साथ रहे हैं। मैं तो जी ये कह रहा हूं कि मैं आमरीत के साथ तो छोड़ दें कौन कौन रहा है। मैं तो आज हिसाब लगा रहा था कि 1984 में ज़ियाउल हक साहब ने रेफरेंडम कराया था, जिसके नतीजे में मियां साहब इक्तदार में आए थे, और अब 2024 में 40 साल बाद फिर एक रेफरेंडम कराया जा रहा है जिसमें मियां साहब इक्तदार में आना चाह रहे हैं। तो मैं तो इस बात पे तो मेरा कोई एतराज ही नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि या जमहूरियत को मानो और या फिर आमरीत को ठीक तरीके से मानो। भाई देखिए, आप लोग एक तरफ तो कहते हैं कि वोट हमने अवाम से नहीं लेने, डंडे से लेने हैं, ठीक है जी। दूसरी तरफ आप जब आते हैं तो आप कहते हैं जी हम तो जमहूरियत के वो हैं, और हमारे पे माजी में जो नाइंसाफियां हुई हैं हम उनका इंतकाम लेने आ रहे हैं। तो यार इंतकाम ले लो। मतलब ये है कि कौन यहाँ पे दूध का धुला हुआ है। और मैं तो इसीलिए अपने आप को कभी भी, मैं बहुत डंके की चोट पे जहां रहता हूं मैं वहीं रहता हूं, जहां नहीं होता वहां मैं नहीं होता। हमने मुशर्रफ साहब की हुकूमत गुजारी है, और मुझे फख्र है कि शौकत साहब थे, वो शरफ साहब थे, उनकी वजह से मुल्क की मईशत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उनके ऊपर और जो भी दूसरों के एतराजात है वो होंगे, मुझे उस पर कोई वो नहीं है, एतराज कोई भी कर सकता है। लेकिन आप जब जमहूरियत के ठेकेदार बनते हैं और जमहूर की आवाज से आपको घोंटना चाहते हैं,
उसके बाद मेरे से अगर आप चाहेंगे कि ये एफिडेविट भी ले लेंगे, ये बड़ा जमहूरी काम हो रहा है, तो नदीम मैं आपकी मोहब्बत में तो कुछ भी कह दूंगा, लेकिन मैं एफिडेविट नहीं वो दूंगा नहीं इनका। करेगा। अच्छा ये बताइएगा कि हाँ। जाहिर है कि इस वक्त इंतखाबात की सूरत हाल है और अवामी रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद होता है। अगर वोट जब आप डालने जाएंगे तो आप लोगों को किसी जमात को मुस्तरद करने और किसी जमात को कबूल करने से नहीं रोक सकते। अब मामलात इस नहज तक आ गए हुए हैं। तो आप ये समझते हैं कि ठीक है इंतखाबी निशान चला गया, लेकिन जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और जो तहरीक इंसाफ का अपना जिस तरीके से मामलात को उन्होंने समेटा है कि उनकी पार्टी लगता है हाईजैक हो गई है, तो फिर उसमें से क्या आप निकालना चाहते हैं? देखिए अब मैं इस, हाँ ये आपका अच्छा, मैं देखिए जी मेरा तो इसके बारे में ये ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन होना, खा मैं उसमें हूं या ना हूं, मेरा इंतखाबी निशान हो या ना हो, मुझे वोट की ताकत को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं इस बात के बारे में मैं चाहूंगा कि पीटीआई के लोग भी और तमाम पाकिस्तान के वोटर जो हैं वो अपने वोट का हक मिस ना करें। और वोट भी, अगर किसी के खिलाफ एहतजाज करना है तो वोट के जरिए एहतजाज करें, और अगर किसी को सपोर्ट करना है तो वोट के जरिए सपोर्ट करें। और अगर उसमें भी उन्हें खतरा हो कि जी कोई धांधली हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो इसके बावजूद किसी भी खतरे की वजह से हक कोई छोड़ना या अपने अपने आईनी और अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल ना करना, ये बिल्कुल रिकमेंडेबल बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर सूरत में इस्तेमाल करना चाहिए। और माजी में मैं आपको बताऊं, जब भी अवाम की राय को एक हद से ज्यादा डिस्टॉर्ट किया गया, खा वो 70 में किया गया हो या जब भी किया गया हो, उसके नताइज जो हैं वो कभी भी उन लोगों के हक में नहीं निकले। और मैंने तो जब ये रिकंसिलिएशन की बात की थी, जिसके बारे में आपका ख्याल है कि वो कामयाब हुई या नहीं हुई, मेरा उसके बारे में ये ख्याल है कि ये ऐसा सच है पाकिस्तान के लिए कि जो हमारे नाआकबत अंदेश सियासतदानों को या अपनी जाती मफादात में लुथड़े हुए लीडरों को अगर समझ ना भी आए, तो पाकिस्तान के मसाइल का हल और पाकिस्तान में जमहूरियत का इस्तेकाम आज भी मफाहमत में है और कल भी मफाहमत में होगा, ओके। जब इन लीडरों को अब समझ आ इसमें जाएगा दुरानी कि साहब, सवाल ये है कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि आउट राइटली पाकिस्तान में जिस तर्ज की सियासत होती है, ख़ास तौर पर हल्के की सियासत जो होती है, शहरों का मिजाज मुख्तलिफ है, बहुत कुछ है। और दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा जो 2 करोड़ से ज़ायद नए वोट ऐड हुए हैं, उनमें आधी से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो शामिल हैं। तो मतलब आप उस इलेक्टेबल्स की सियासत को या उस डेरे की सियासत को या वो जो है हल्के की सियासत जो है उसको आप ये भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आप ये कह दें कि ठीक है सोशल मीडिया के ऊपर एक पार्टी ताकतवर है तो उसके नतीजे में इंतखाबी नताइज जो हैं वो वही होने चाहिए जो उधर प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। देखिए मैंने तो इस बात को 2018 में भी नहीं माना था और मैं आज भी नहीं मानूंगा। बात ये है जनाब कि असल चीज तो ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत होती है और ये जो इलेक्टेबल्स की अपने इलाके में मौजूदगी एक इम्पैक्ट रखती है, यही थोड़ा मोटा जो बेनिफिट है ये जमहूरियत का है, जो कि अवाम को किसी हद तक मिल जाता है। लेकिन असल चीज इस वक्त मुझे ये बॉदर नहीं कर रहा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कौन जी पहले भी जो जीत गए थे उन्होंने कौन सा कोई मुल्क को आसमान तक लगा दिया। मैंने तो कहा इस वक्त सबसे बेहतर तो ऐसा ही एफसी चल रहा है। हाँ। तो अभी भी जो आएंगे या उनसे कोई नहीं, मेरे की मेरा जो इश्यू है वो ये है कि डोंट मेक मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब आप जमहूरियत का जब तजहीक करते हैं, जब मुल्की इदारे जमहूरियत का मजाक उड़ाते हैं, जब आम आदमी की तजलील होती है, तो मुझे तकलीफ होता है। मैंने किसी से क्या लेना और क्या देना, क्या देखिए देना ये है। आपका। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब। नाज़रीन ये थे सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो असरात, मुज़मिरात और जो इस वक्त एक सियासी भूचाल है उस पर बात करेंगे। मिलते हैं इस वक्त बैक।
नाज़रीन, इस वक्त इंतखाबात का एक माहौल तो बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं। ज़ाहिर है उन्होंने बहुत सारे सवालात को भी जन्म दिया है। इन इंतखाबात के हवाले से जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है वो एक बड़ा इशू बना हुआ है। गो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको हल भी किया है, लेकिन देखने की बात यह है कि एक पार्टी ये समझ रही है कि उसके साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है और उसको इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है, क्योंकि उसको इस तरह के इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए हैं कि उसके नतीजे में उसके लिए मौसर तरीके से मैदान में अपना आवाम तक मामला ले जाना जो है वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन सिंबल जो होता है वो शनाख्त होता है। लेकिन देखने की बात यह है कि आपको गुमान की एक कैफियत में से निकलना होता है और आपको ये बात तस्लीम करनी होती है कि आप कानून नहीं हैं। कानून ने अपना रास्ता लेना होता है। आप जो काम भी कीजिए एहतियात से कीजिए, कानून के दायरे में कीजिए, इसलिए कि गिरफ्त किसी वक्त भी हो सकती है। ना हो तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, हाथी भी निकल जाता है, फंस जाए तो दुम भी फंस जाती है। इसलिए ये बात कही जाती है कि अपने मामलात जो हैं वो उनको सीधा रखा जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये इंतखाबात जो हैं जो 2024 के, क्या इन इंतखाबात के नतीजे में हम शफाफियत को देख पाएंगे, हम एक मतवाज़न सूरत हाल को देख पाएंगे, और क्या इसके नतीजे में जो इंतखाबी नताइज आएंगे वो मुस्तनद इंतखाबी नताइज होंगे और उनके हवाले से एक मुतनाज़ सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं होगी। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कंवर दिलशाद साहब। ये पाकिस्तान के एक तवील अरसे तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और कानून और इलेक्शन कमीशन की इस्तिलाहात जो हैं इनको अज़बर हैं। आजकल ये मुशीर हैं बराए कानून और पार्लिमानी अमूर वज़ीर आला पंजाब के, और हमारे साथ मौजूद है मुदस्सर रिजवी साहब जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फाफन के। पहले कंवर दिलशाद साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है इलेक्शन सिंबल का, आप चूँकि इस सारी सूरत हाल को देखते रहे हैं, बहुत से इंतखाबात कराए भी हैं, किसी पार्टी के लिए ये कितना बड़ा धचका साबित हो सकते हैं इंतखाबात में उतरने से पहले कि जब वो इंतखाबी शनाख्त से महरूम हो जाए? नहीं, ये बात तो आपने दुरुस्त फरमाई है। इंट्रोडक्शनरी मार्क्स में आपने वाज़ह तौर पर हालात को पूरा नक्शा खींच दिया है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है नदीम साहब, आपने भी सारे प्रोग्राम देखते रहे, हम भी आप साथ करते रहे। तो मुझे हैरानगी इस बात की है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जून 2021 से, जबकि वो मुल्क के वजीर आज़म थे पाकिस्तान के इमरान खान साहब, तो उनको वो नोटिस भिजवा रहे थे कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। आप यकीन जाने मैं सारे हालात से बाखबर हूँ। उन्होंने कोई 8-10 खत लिखे चेयरमैन, नॉट प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन के चेयरमैन, पार्टी के चेयरमैन कैसे, उन्होंने पार्टी के चेयरमैन कैसे से उनको खत लिखे कि आप अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हो चुके हैं आप करवाएं। उन्होंने किसी खत का जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने सख्त नोटिस जारी किया कि हम नेक्स्ट हियरिंग करके अपने इलेक्शन कमीशन की मीटिंग करके हम आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने के जुर्म में हम पार्टी का सिंबल वापस ले लेंगे और आपकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी वापस कर देंगे, तब उनको होश आई। फिर उन्होंने आजम सवादी को भेजा और उन्होंने ये सारी बातें गौर भी गए थे इलेक्शन कमीशन में, जो आजकल चेयरमैन बड़े संजीदा वकील हैं। तो उन्होंने जाके जब कहा कि जब कोरोना हो गया मुल्क के अंदर तो आप हमें 1 साल की मोहलत दें। आप ये बताएं 2021 में तो खत्म हो चुका था कोरोना, तमाम कारोबार हुकूमत चल रहे थे, तो क्या एक इलेक्शन करवाने के लिए कोरोना का नाम दिया गया? वो 1 साल मांगा कि हमें 1 साल की मोहलत दे दें। उन्होंने 1 साल की मोहलत दे दी। जब 1 साल का, जब जून 2022 का के बजाय अगस्त 2022 में इनको कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, तो इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। इसके बावजूद भी बार बार होने के बाद अभी हमें समझ नहीं आ रही। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी सवाल किया सईद अली जाफर पर कि आप पार्टी के गुरेज क्यों कर रहे थे, आप क्यों नहीं आप इलेक्शन कमीशन को हदायत पर अमल दरामद कर रहे थे? तो ये तो नजर ये आ रहा है नदीम साहब कि ये मुझे नहीं मालूम कि अंदरूनी ढांचा क्या था। इमरान खान खौफजदा थे इंतखाबात करवाने के लिए। जब जस्टिस वजीरुद्दीन ने इंतखाबात करवाए 2011 में पार्टी के एजेंट
अपना सीनियर 3 चेयरमैन, तो उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में लिखा कि सब पॉलिटिकल टेम्परिंग हुई है, धांधली हुई है, पैसों को लेन देन हुआ है। उन्होंने उस इलेक्शन को कलदम करार दे दिया, जो पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन था। वो रिपोर्ट बड़ी वो उसके ऊपर एक है। कमेटी भी बनी थी, और उसमें तस्लीम नूरानी साहब हेड हुए थे, उस कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं भी तस्लीम की गई थी। ये तो एक रूटीन का जी नदीम साहब, एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तो एक हमारा कानून जो है उसमें बहुत लचक है उसके अंदर। उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन बाकियों ने भी कराए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, हम उनके बारे में बहस नहीं करते कैसे थे किस तरह हो गए। अब इन्होंने तो कम से कम इंट्रा पार्टी इलेक्शन से घबराते क्यों थे, गुरेज क्यों करते थे? तो अब ये अभी जो उन्होंने 20 दिन दिए थे, आप इलेक्शन करवाए 20 दिन के अराउंड अबाउट करवा दे, चंद दिनों के बाद उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में बैठ गए, ना कागजात नामजदगी शाया की, ना किसी को बकायदा तरीका होता है, पब्लिक नोटिस होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आपने इंतखाब देखे कितना शानदार करवाते हैं। तो ये सारी चीजें उनके सामने होते हुए कराया नहीं। उन्होंने समझा कि ठीक है, हम हर मामले में अदालत में जाएंगे, अदालत में चले जाएंगे। तो ये सारा मामला अफसोसनाक हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। इतनी बड़ी पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात वो एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने ना कराने के जुर्म में आके अपने मरकजी निशान से महरूम हो गई। तो इस लिहाज से ये इनको सजा मिली है पार्टी की तरफ से भी, कानून की रोशनी में भी, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी ऐसा जाहिर है कि बार बार मौका देने के बावजूद भी ना हुआ। अब तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला है, ये इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ, ये इलेक्शन कमीशन हाथ से निकलकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने फैसला दिया है। तो इस लिहाज से ये आपके सामने है। आप इनको आजाद उम्मीदवारों को मिले हैं निशानात, बचे खुचे निशानात होते हैं ना बाद में नीचे जो मिलते हैं, असल निशान तो बड़ी पार्टी ले जाती है। तो बाकी जो बचे खुचे होते हैं वो निशान है, कोई कहीं किसी को खीरा मिल गया, गाजर मिल गई, मूली मिल गई, तो वो जहर है, मजबूरी है, वो सारे निशानात ऐसे ही होते हैं। तो ये मामला जी कमर दिलशाद साहब मैं आता हूँ। अब मुदस्सिर रिजवी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या अब इसके असरात होंगे? आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि काजी फाइज ईसा ने सियासी फ़ैसला नहीं किया, कानूनी फ़ैसला किया है। वो सियासी फ़ैसला कर सकते थे लेकिन उन्होंने उससे एतराज़ किया है। देखें जी, लीगल पॉसिबिलिटीज़ हैं और लीगल पॉसिबिलिटी थी जो पीटीआई की, ये बुनियादी तौर पे तो इन्वेस्टमेंट की बात है ना। उन्होंने जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरतें होती हैं वो मुकम्मल नहीं की, जिसकी वजह से उनको सिंबल नहीं मिला और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट भी लीगैलिटीज़ में गई और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के क्या इलेक्शन कमीशन इस केस में पार्टी बन सकता था, नहीं बन सकता था, उस पर ना पीटीआई के लॉयर्स ने ज़्यादा बात की। लीगैलिटी पे गए कि इलेक्शन हुआ, अगर इलेक्शन हुआ तो क्या उनके आइन के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ। उस पर उनको जो उनका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई और बैट का सिंबल जो उनको मिलना था नहीं मिल पाया। अब उससे यकीनन उनके लिए कैंपेन की पेचीदगियाँ भी हैं, उसमें कन्फ्यूजन्स भी हैं। उसके बाद जो टिकट्स की एलोकेशन हुई हैं उसका भी अब वो जो पीटीआई के लीडर इमरान खान साहब हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी कि उनकी मशावरत से वो टिकट नहीं हुए। तो वो कन्फ्यूजन्स तो रहेंगी, पीटीआई को कैंपेन करने में मसला भी होगा। और प्रिंसिपली ये बात गलत है। पर हम हमेशा ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कॉर्नर स्टोर हैं डेमोक्रेसी की और सियासी जमातों के बगैर जमहूरियत नामुकम्मल है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बाहर नहीं रखना चाहिए। चाहे वो 2002 में पीपल्स पार्टी को बाहर निकाला गया, उन्होंने पीपीपी 4P वाली बनाई, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी के टिकट सेनेट में इंडिपेंडेंट के तौर पे उनको 2018 में लड़ना पड़ा, चाहे पीटीआई अब बैट के निशान पे नहीं लड़ पाए। ये अच्छी मिसालें जमहूरियत के लिए नहीं है और ये सारी चीज़ें कानून के तहत ही होती हैं। पाकिस्तान में कोई भी मावरा कानून कोई चीज़ नहीं होती, कानून में ये प्रोविजंस मौजूद हैं। पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया 2017 में और अगली पार्लियामेंट के लिए अब ये ज़रूरी है कि वो इस तरह की तमाम चीज़ें जिससे सियासी जमातों के राइट्स मजरूह होते हैं या सियासी पॉलिटिकल प्रोसेस में खलल आता है, मेरे ख्याल में ये अब मौका है कि सारी सियासी जमातें पीटीआई समेत बैठें और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल गैप्स और लूप होल्स हैं उन पे काम करने की ज़रूरत है। हमें पिछले 2 साल में दिख गया है कि ये जो हम आईनी हुदूद की बात करते हैं कि अदलिया की आईनी हद ये है और पार्लियामेंट की आईनी हद ये है, सबकी हदें बड़ी वाज़ेह हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गई हैं। सिर्फ पार्लियामेंट की हद है
जिसको डिफाइन करने की जरूरत है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है कि पार्लियामेंट सिविलियन सुप्रीमेसी की अगर बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स करें, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें, और लॉज में जो गैप्स हैं जो अल्टीमेटली उसके विक्टिम्स पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज और सियासी इदारे ही बनते हैं, उन पे यकीनन काम करने की जरूरत है। अब जो ये हो रहा है ये भी लीगल पॉसिबिलिटी एक थी, लीगल पॉसिबिलिटीज इन दिस केस उसी लॉ के तहत जिसमें पीटीआई बनाने में शामिल थी 2017 में, वो ही लीगल पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो प्रीरिक्विजिट्स पूरे नहीं किए कानूनी, इस वजह से उनको बैट का सिंबल नहीं मिला। जी अच्छा, अब इसमें कंवर दिलशाद साहब ये फरमाइएगा कि आप इंतखाबात को अब कैसे देख रहे हैं? क्या इससे आप समझते हैं कि जमहूरियत को जो है वो तक़वियत हासिल होगी और कुछ चीज़ें जो कि एक रियासत के साथ भी तो एक खलवाड़ ही हुआ है ना, चाहे उसका ट्राइका अब टूट गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि नुकसान हुआ है, लेकिन आप समझते हैं कि अब इसमें से कोई जमहूरियत को तक़वियत हासिल होगी? मेरा कहना है ये बड़ा जो इलेक्शन हमारा हो रहा है, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ये जहाँ इतनी बड़ी सियासी पार्टी है, वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान की तारीख में मुनफरद वाक़या हो गया है। तकरीबन 227 के लगभग इन्होंने तहरीक इंसाफ ने अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए हैं, और इसी तरह से कोई 550 के लगभग सूबाई असम्बली के जो है आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे। तो एक बहुत बड़ा एक मुनफरद वाक़या होगा ये। अब जब ये असम्बली में आ जाएंगे तो एक आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी के बाद आज़ाद ग्रुप पर आएंगे, ना ख्वातीन की शिश्तें मिल सकेगी, और इसी तरह बाकी जो है सूबाई असम्बली में ख्वातीन की शिश्तें भी हैं। टोटल 227 है, कौमी असम्बली की भी और ख्वातीन की सूबाई असम्बली भी शामिल है, उससे महरूम होंगे। आइंदा सेनेट का इलेक्शन होने वाला है मार्च के पहले हफ्ते में, तो वो उससे महरूम होंगे। तो बहुत बड़ी इनसे ब्लंडर हुआ है कि अपना टेक्निकल तौर पर इंटर पार्टी नशे नहीं करवा सके, उसकी आज उसके सब उनकी जो है खिमाजा भुगत रहे हैं। उससे बहुत बड़ा एक सबक पाएगा। इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ा आपके सामने एक आईनी और कानूनी बुरहान पैदा होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। जब पार्लियामेंट में खड़े हो जाएंगे उस टाइम की आज़ादी देखेंगे आप, तो मेंबर होंगे कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली होंगे, तो उनकी सोच मुख्तलिफ होगी। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा मुझे नजर आ रहा है कि आईनी और कानूनी बुरहान पैदा होगा, और कोई सियासी पार्टियां जो हैं इतनी पोजीशन पर नहीं है कि हुकूमत बना सके, वो कोalition करेंगे। तो अब या तो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं कि ऐसी पार्टी के साथ कोalition कर लेंगे जो उसकी हुकूमत में शामिल होकर उनको हुकूमत साजी में शामिल हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा आईनी और कानूनी बुरहान पैदा होगा। लेकिन इस सारे मामले में इनकी जो पार्टी के चेयरमैन हैं उनका किरदार खत्म हो चुका है। अब वो तो ज़ाहिर है कि सजा हो जाएगी, अभी तो साबिक है, बानी है, जिस तरह भी आप कहें एहतराम के तौर पर, लेकिन वो असली सजा भुगत रहे होंगे कि उनको टाइम नहीं मिलेगा अपनी पार्टी को बचा सके, कुछ कर सके, को मशवरा दे सके, और जेल में बैठे हुए। और जो बाकी जो वकला बरादरी है उन्होंने पूरी पार्टी जो है आपने संभाल ली है, तो वो सारे मामला खुद देखेंगे किससे मुआहदा करते हैं, कैसे करते हैं। इमरान खान साहब का तो रोल इसमें एज ए बानी चेयरमैन बराए नाम ही रहेगा, जैसे कि बहादुर शाह जफर का नाम था दिल्ली के किले पर, तो इसी तरह इनका नाम भी रहेगा, यानी पार्टी के बहादुर शाह जफर बनते हैं और कश्मीरियों का। अब इसमें मुदस्सिर रिजवी साहब, आप चूँकि इलेक्शंस को देखते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि टर्नओवर इस दफ़ा कोई रोल प्ले करेगा? और जिस वैक्यूम की बात कर रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, ये फिर पार्लिमान को कितना इफ़ेक्ट करेगा? देखें, इस दफ़ा टर्नआउट का एक मसला जो है वो खासा गंभीर है, क्योंकि हमारी वोटर्स रजिस्ट्री भी बढ़ गई है। तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख तक वोटर्स हमारे पहुंच गए। और हमारा अगर पिछले इलेक्शन का टर्नआउट को हमें मेंटेन रखना है, यानी पिछली दफ़ा 50% के लगभग टर्नआउट था, तो तुम्हें 1 करोड़ 10 लाख वोटर ज्यादा निकलेंगे तो इतना टर्नआउट होगा जितने पिछले इलेक्शन में था। पिछली दफा 5 करोड़ 40 लाख के लगभग वोटर्स निकले थे। तो ये बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। खाली पुराना पिछले 2018 के इलेक्शन का टर्नआउट, जो कि 2013 के टर्नआउट से 4 या 5 परसेंटेज पॉइंट कम था, उसको मेंटेन रखने के लिए 1 करोड़ 10 लाख के लगभग वोट ज्यादा निकलेंगे तो हम 50% के आसपास टर्नआउट होगा। अच्छा, फिर दूसरा हमारा इस दफा एक बहुत बड़ा नया वोटर आया है, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख
के करीब लोग ऐड हुए हैं पिछले 5 सालों में, उसमें आधी ज़्यादा खवातीन हैं। यानी ये नए वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। इनका खवातीन का टर्नआउट यूजुअली कम होता है, मर्दों का टर्नआउट ज़्यादा होता है। तो लेकिन क्योंकि इस दफ़ा खवातीन ज़्यादा रजिस्टर हुई हैं पिछले 5 सालों में, तकरीबन 10-12 लाख औरतें ज़्यादा हैं बनिस्बत मर्दों के, तो वो फैक्टर को भी हमें देखना है कि ये सारा नया टर्नआउट विल प्रॉब्ली नॉट ट्रांसलेट इनटू, जो रजिस्ट्रेशन हो ये विल नॉट ट्रांसलेट इनटू टर्नआउट। तो टर्नआउट और फिर ये अनसर्टिनिटी जो इलेक्शन के बारे में अभी तक, आज तक कभी सेनेट में एक रेजोल्यूशन आ जाता है, आज किसी सेनेटर ने खत भी लिख दिया कि हमें जवाब नहीं मिला हमारे रेजोल्यूशन का। तो वो जो अनसर्टिनिटी है, ये अनसर्टिनिटी भी लोगों को डिस्करेज करती नहीं, है वो वोट तो डालने। मुदस्सर सर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि इलेक्शन मुलतवी नहीं हो अनसर्टिनिटी सकते, तो सेनेट की उस करारदाद का जवाब दे दिया। आप भी लोगों से गुफ्तगू करते हैं, हम भी लोगों से गुफ्तगू करते हैं, तो पहला सवाल ही ये हो रहा है आजकल लोगों से, इलेक्शन होगा? मतलब दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब हम सुप्रीम कोर्ट की रीइंफोर्समेंट, रीअसर्शन, इलेक्शन कमीशन की रीअसर्शन में इलेक्शन का प्रोसेस अपने वक्त के मुताबिक जा रहा है, उसके बावजूद जो एक कॉमन डिस्कोर्स है आम आदमी का, पहला सवाल यही होता है कि इलेक्शन होगा, क्योंकि वो एक अनसर्टिनिटी की सिचुएशन, गैर यकीनी की फजा बनी हुई है और कैंपेन शुरू हो गई है कल के बाद, लेकिन फिर भी सवाल यही हो रहा है इलेक्शन होगा। तो ये अनसर्टेनिटी की यूजुअली, अच्छा फिर तीसरा एक ये फैक्टर है कि मुल्क के कुछ हिस्सों में कुछ सियासी लीडरान जो है उन्होंने कहा भी है कि सिक्योरिटी की सिचुएशन है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हों, कुछ इलाके बलूचिस्तान के हों, वो सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी ऑल्सो लीड्स टू लो टर्नआउट। तो लो टर्नआउट हमारे ख्याल में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है इलेक्शन में। अगर लोगों की पार्टिसिपेशन कम हो तो उसके आउटकम की भी स्ट्रेंथ या क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, और पॉलिटिकल पार्टीज के पास अभी भी वक्त है कि मोबिलाइज करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बाहर निकालें, और एक यकीनी जो सर्टेनिटी है इलेक्शन के बारे में वो देनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कमर दिलशाद साहब, क्यों गैर यकीनी की कैफियत क्यों है? अब तो सारे मामला चल पड़े हैं। मतलब अब तो इलेक्शन कमीशन ने उस सेनेट की करारदाद में भी वाजे कर दिया कि नहीं भाई, इलेक्शन नहीं मुलतवी होंगे। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की एक पेक्यूलियर सिचुएशन है। इलेक्शन मुलतवी होने की फजा खत्म हो चुकी है। चंद रोज में बैलेट पेपर छपने के लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में भिजवाए जा रहे, आज भी काफी तादाद में चले गए। जब इसको 3 फरवरी को जो है एक शेड्यूल के मुताबिक बैलेट पेपर शाया हो जाएगा। अब ये इलेक्शन का ना होने वाली बातें क्या वजह खत्म हो चुकी है। बाकी सेनेट में एक इंडिविजुअल करारदाद तो नहीं है, तो जमा करवाइए। अब इजलास हो, इजलास में डिबेट हो, उसके बाद फैसला हो, इलेक्शन कमीशन में जाए, पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री में जाए, वो बहुत दूर है। सेनेट का इजलास मुलतवी हो चुका है गैर मुआयना मदद के लिए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो पहली जो करारदाद आई थी वो ठीक थी, 14 थी या 15 थे, लेकिन वो भी गैर फाल हो गई। इलेक्शन तो आपकी 8 फरवरी को ही होंगे, लेकिन बहरहाल एक बड़ी बात यह है नदीम साहब, आपने भी बड़ा गौर व से देख रहे हैं तमाम इलेक्शन 2000 से लेकर आज तक के, तो वो आप ये देखें कि केपी में भी हालात बहुत खराब है। और आज मुझे बड़ी हैरानगी हुई, खारान ने वो स्कूल को तबाह कर दिया। अब जब हमारी पोलिंग स्टेशन तो स्कूलों में बने हैं ना, तो ये सारी चीजें नजर ये आ रही है कि पोलिंग स्टेशन की हिफाजत हमारी आर्मी 2,80,000 इन्होंने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, तो आर्मी दे देगी। आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी साहब ने कहा है हम अपने पूरी मावत करेंगे ईसीपी को, लेकिन 2 लाख कैसे कैसे हमारे पोलिंग स्टेशन की हिफाजत होगी, तखरीबकारी भी होगी, दहशतगर्दी भी होगी, हमले भी होंगे। इससे खौफ ज़्यादा हो जाएगा हमारा पोलिंग स्टाफ। पंजाब में तो ठीक है, पंजाब में तो हम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है मोहसिन नकवी साहब ने पूरा पंजाब को तो मॉडल सूबा बना दिया, हालात भी ठीक है, हमने वहां पे सूरत ठीक है, लेकिन बाकी सूबे बलूचिस्तान में और केपी में भी हालात अच्छे नहीं है। सिंध में हालात ठीक है, वहां ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन कैसे इंतखाब कैसे करवाएंगे? अगर कहीं धमाके हो गए तो हमारा पोलिंग स्टाफ दौड़ गया, भाग गया, ना पहुंचा पोलिंग स्टेशन पर, वक्त पे नहीं पहुंचे, बड़े मसाइल बहुत ज्यादा है। इस दफा का इलेक्शन जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि मसाइल भी हैं, खतरात भी हैं, खदशात भी हैं। ठीक है, 2013 में भी डर खौफ था, चंद हंगामे हुए, ड्रामे हुए, या कुछ धमाके हो गए, 2008 में बेनजीर साहबा का वाकया हो गया। तो ये सारे वाकये इतने ज्यादा अहमियत के हामिल थे, बहुत अहमियत के हामिल थे, लेकिन खौफ ज्यादा नहीं था हमारा वोटर्स।
हमारे पोलिंग स्टेशन महफूज थे 2008 में, 2013 में, 2018 में, अब महफूज नहीं रहे। पंजाब में महफूज है, लेकिन वहां पे बाकी 2 सूबे में महफूज नहीं है। ये बड़ा सूरत हाल जो है बड़ी अहम है, और इलेक्शन कमीशन की बड़ी नजरें लगी हुई हैं, उनको भी तमाम मामला को गौर खोज कर रहे हैं। और केपी का गवर्नर की बात तो सियासी होती है, उनकी बात पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन बहरहाल इलेक्शन के मामला में खदशात तो लाजमी है, खदशात भी है, अंदेशे भी है, और हमारी सिक्योरिटी का बड़ा मसला होगा इनकी हिफाजत के लिए। और लेकिन वोटर को जो खौफ होगा कि हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, तो वो बहुत जरूरी है। और ये इस लिहाज से सारे मामला को देखने पड़ेंगे। अभी तो 15-20 दिन है, वो तमाम मामला को देख रहे। करारदादों की कोई वैल्यू नहीं होती, ये रस्मी करारदाद होती है जिसमें इनका इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब मैं मुदस्सर रिजवी साहब से शुरू कर रहा हूँ, फिर आप दोनों से पूछता हूँ। मुदस्सर रिजवी साहब, पहले आपसे ये फरमाइएगा कि आप चूँकि इंतखाबात को मॉनिटर करते आ रहे हैं, जो माजी के इंतखाबात हैं और इन इंतखाबात में आपको क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है, और आपको क्या लगता है कि इसमें से जमहूरियत मजबूत होगी, कोई इस्तेकाम आता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप माजी के इलेक्शंस को मद्देनज़र रखें? देखिए, इसका यकीनन 2018 के जो इंतखाब हुए और 2024 में जो होने जा रहे हैं उसमें फ़र्क है। जिस किस्म की पोलराइजेशन है, जिस किस्म की गाली गलोच है, जिस किस्म का एलिगेशन है और जिस किस्म की डिसेप्शन और झूठ है, वो 2018 के इलेक्शन में शुरू हुई थी और वो अपनी इंतहा को 2024 में पहुंच चुकी है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस सोशल मीडिया इटसेल्फ का है। जो एक्सेस है सियासी जमातों और लीडरों की, वो लोगों तक बहुत ही एक्सटेंसिव और डीप है बनिस्बत 2018, क्योंकि सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और उसकी वजह से पूरा वो जो एक फिनोमिना है जिसकी हम रिटोरिकली बात भी करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीजें अपनी जगह। सो दिस इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसमें पैसों का जो खर्चे का तरीका है वो भी बदल गया है, और उसका आई एम अफ्रेड कि हमारे पास कोई कंट्रोल का मैकेनिज्म भी नहीं है। सोशल मीडिया पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं यहाँ लोकली या मुल्क से बाहर, उसको ट्रैक करने का कोई भी तरीका, चाहे वो इंडिविजुअल कर रहे हों, चाहे किसी भी कैपेसिटी में कोई भी कर रहा हो, वो तरीका नहीं है। तो पैसों का अमल दखल का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है, हम नहीं देख रहे इस दफ़ा। उसकी और वजूहत भी हो सकती हैं। बैनर और पोस्टर जिस तरह से लगते थे, शायद अब लगना शुरू हो जाए क्योंकि कैंडिडेट्स अनाउंस हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पे कैंपेन जारी है। खासकर 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पीटीआई की वो कैंपेन कर रही हैं। अच्छा, मेरे पास अब सिर्फ 1.5 मिनट रह गया। कंवर दिलशाद साहब, देखें, इलेक्शन कैंपेन तो शुरू हो गई है। अब तक, जब तक ये टिकटें अनाउंस नहीं हुई थी, तो बड़ा मुरझाया हुआ मौसम था। अब कुछ पैनाफ्लेक्सेस, कोई रैलियाँ, कोई चीज़ें जो हैं वो अब दिखना शुरू हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि इसके नतीजे में आगे की तरफ बढ़ पाएंगे? कोई चांस दिखाई दे रहा है? हमारा तो एक तजिया हो सकता है ना। आप तो दोस्त बैठे हैं, हमारे पैनलिस्ट दोस्त बैठे हैं, उनकी राय में बड़ा एहतराम है। उन्होंने जो कुछ कहा दुरुस्त फरमाया ग्राउंड रियलिटी देखते हुए। तो ये आपने भी तो इंट्रोडक्शन मार्क में सब कुछ पेश कर दिया था ना, पूरा खाका ही पेश कर दिया आपने। तो ये सारी चीज नजर तो आ रही, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। मुझे एज ए एनालिसिस्ट के तो सोचें तो ये जो 8 फरवरी के तो इंतखाबात हो जाएंगे जैसे भी होंगे, लेकिन उसके बाद जो नताइज सामने आएंगे, जिस अंदाज से पार्लियामेंट में हंगामाराई होगी, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में, और लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो बात की बात है, लीडर ऑफ द हाउस के तकर्रुर के लिए जो सौदाबाजी होगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, ये सारी चीजें होगी। पब्लिक की फीलिंग, पब्लिक बहुत ज्यादा, जब कौमी असम्बली में पहुंच जाएंगे ना हमारे ये आजाद उम्मीदवार, ये इनका सोच ही बड़ी अग्रेसिव होगी। इनकी इतनी सोच अग्रेसिव होगी कि इनके सामने शदीद रिएक्शन भी देंगे। अब फिर ना ये अदालतों के इसमें दबाव में आएंगे, ना किसी और पर दबाव में आएंगे, ये अपने ख्यालात का इज़हार बड़े खुल के करेंगे। इनको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा कि इसके हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। तो ये सारे मामला बड़े शदीद होंगे, रिएक्शन भी सख्त आएगा। आप जैसे मीडिया भी सामने इनको देख रहा होगा। तो ये सारे आज़ाद मीडिया है, आज़ाद सोशल जो हमारे कंट्रैक्ट लोगों को देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी है, यूट्यूब भी जो है, भी है तो पूरा वो एक अच्छा कन्फ्यूजन खासा क्रिएट होगा। ठीक है बहुत जी, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया मुदस्सर रिजवी साहब।
नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।